चलिए ये स्टार्ट करते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के साथ। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होता क्या है? इसमें वन पार्टी प्रॉमिसेस टू सेव अनदर। एक पार्टी प्रॉमिस करती है कि वो दूसरी पार्टी को सेव करेगी, बचाएगी। किससे बचाएगी? फ्रॉम लॉस कॉज्ड टू हिम। जो भी अगर उसको लॉस होता है उससे, किसकी वजह से लॉस होता है? या तो प्रोमिसर की वजह से या कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन। लेट अस टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल। सपोज ए ने प्रॉमिस किया बी को। क्या प्रॉमिस किया? प्रॉमिस टू कंपनसेट इफ सी टेक्स लीगल एक्शन अगेंस्ट एडवांस ग्रांटेड बाय सी टू बी। ए ने बी को बोला कि अगर सी ने कोई भी लीगल एक्शन लिया अगेंस्ट द एडवांसेस ग्रांटेड बाय सी टू बी, सी ने जो भी एडवांस दे रखा है बी को, उसको रिकवर करने के लिए अगर कोई लीगल एक्शन लिया तो ए जो है उस केस में बी को हेल्प करेगा, कंपनसेट करेगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो ए है दैट इज द वन पार्टी प्रॉमिस कर रही है टू सेव अदर। अदर कौन है यहाँ पे? बी। फ्रॉम लॉस कॉस्ट टू हिम बाय प्रोमिसर, या तो प्रोमिसर की वजह से या कंडक्ट ऑफ अदर पर्सन। तो यहां अदर पर्सन है कौन? सी। समझ में आई बात? जो व्यक्ति प्रॉमिस करता है उसको बोला जाता है इंडेमनीफायर। जैसे यहां पर ए ने प्रॉमिस किया तो ही विल बी कॉल्ड एज इंडेमनीफायर, और जिसको प्रॉमिस किया जाता है उसको बोला जाता है इंडेमनीफाइड या इंडेमनिटी होल्डर, जो इस केस के अंदर बी है। समझ में आई बात? तो बड़े सिंपल वर्ड्स के अंदर अगर मैं बात करूं तो वन पार्टी प्रॉमिसेस टू सेव अदर। वन पार्टी जो है वो इंडेमनीफायर है, अदर कौन है? इंडेमनिटी होल्डर। फ्रॉम लॉस कॉस्ट टू हिम। अच्छा, टू सेव का मतलब भी अगर मैं बोलूं तो होता है टू इंडेमनीफाई। अगर आप इसे टेक्निकल लैंग्वेज में देखना चाहते हैं आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इन दिस कॉन्ट्रैक्ट इंडेमनीफायर promises to indemnify indemnity holder from loss caused to him by promisor himself or conduct of other person। समझ में आई बात? ये है आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। क्लियर? अच्छा, अब वो अदर पर्सन जो है वो जरूरी नहीं है कि प्रोमिसर उसको जानता ही हो। लेट अस टेक एन एग्जांपल। सपोज एक्स ने अप्लाई किया फॉर डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट टू द कंपनी। एक्स ने बोला कि मेरा शेयर सर्टिफिकेट खो गया है, आप मुझे डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट दे दीजिए। अब कंपनी ने एक्स से एक एफिडेविट साइन करवा लिया, कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया। क्या? कि ठीक है, हम मानते हैं कि आपका सर्टिफिकेट खो गया है, डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट आपको देते हैं, लेकिन कल दिन अगर कोई ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके आ जाता है और वो अपने आप को क्लेम करता है कि मैं मिस्टर एक्स हूं और उसकी वजह से कंपनी को कोई नुकसान होता है, तो फिर उस केस में आप जो है कंपनी को कंपनसेट करोगे। कंपनी ने क्या बोला? आस्क एक्स टू कंपनसेट फॉर द लॉस द कंपनी मे सफर। है नहीं? हो सकता है इन केस ओरिजिनल सर्टिफिकेट इज प्रोड्यूस्ड बाय अनदर पर्सन। तो यहां पर कंपनी ने एक्स से ये गारंटी या सिंपल वर्ड्स में कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया। तो ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है। वाई सो? क्योंकि कंपनी विल बी कंपनसेटेड बाय द एक्स। अब यहां पर वो व्यक्ति कौन हो सकता है? अदर पर्सन। जरूरी नहीं है एक्स उसे जानता हो, इसीलिए मैंने लिखा है कंडक्ट ऑफ अदर पर्सन। तो अदर पर्सन जो है वो जरूरी नहीं है कि जो आपका इंडेमनीफायर है उसको जानता ही हो। देखिए, अदर पर्सन मे बी नोन और अननोन एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट against whom indemnifier has promised to compensate indemnity holder। समझ में आई बात? इसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या अदर पर्सन को जो इंडेमनीफायर है वो जानता हो ये जरूरी है? ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। समझ में आई बात? इसके बाद ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू कंपनसेट फ्रॉम लॉस शुड बी लॉफुल। अब ये क्या है? इसके लिए आप ये वाला एग्जाम्पल पढ़िए। ए आस्क बी टू बीट सी promising to indemnify him against the consequences। ए ने बोला बी को कि तू जाके सी को पीट और जो होगा मैं देख लूंगा। The promise of A cannot be enforced। Why? So suppose B beat C
एंड इज फाइन ₹1000 और बी पे 1000 रुपये का फाइन लगता है. बी कैन नॉट क्लेम द अमाउंट फ्रॉम ए बिकॉज द ऑब्जेक्ट ऑफ द एग्रीमेंट इज अनलॉफुल. तो मेन कॉन्ट्रैक्ट की तो सारी बातें ऑब्वियसली पूरी होनी चाहिए. तो आप जितना मैंने लिखा है सिर्फ उतना नोट डाउन कर लीजिए और कुछ नहीं करना. और उसके अलावा ये वाला जो एग्जाम्पल है ये आप कर लीजिए और ये आपका इतना पार्ट पूरा का पूरा कंप्लीट होता है कि इंडेमनिटी क्या है. जब एग्जाम में लिखेंगे तो पूरी एक स्टेटमेंट में लिख के आना इस तरीके से. वन पार्टी प्रोमिसेस टू सेव द अदर फ्रॉम लॉस कॉस्ट टू हिम बाय द कंडक्ट ऑफ द प्रोमिसर हिमसेल्फ और द कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी. यही चीज़ यहाँ पर आपको दी है. तो आप कुछ मत करिए, जितना भी ये ऑरेंज उसमें आपको दिख रहा है ये सारा का सारा आपको जो है वो नोट डाउन करना है. ठीक है, और ये एग्जाम्पल जो है ये आप नोट करेंगे फास्ट. चलिए, राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर व्हेन स्यूड. बड़े ध्यान से देखिए, 3 चीजें हैं. डैमेजेस, कॉस्ट, ऑल सम. व्हाट एग्जैक्टली इट इज. सपोज इंडेमनिटी होल्डर पे किसी ने केस कर दिया. अब इंडेमनिटी होल्डर पे अगर किसी ने केस कर दिया और उसकी वजह से कोई भी उसे डैमेजेस पे करने पड़ते हैं तो वो डैमेजेस जो है वो इंडेमनीफायर से जो है रिकवर कर सकता है. अब बड़े ध्यान से समझिए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको. जैसे यही था, यहां पर कंपनी है. अब कंपनी के पास कल दिन सपोज एक मिस्टर वाई आते हैं. वो कहते हैं कि आपने जो एक्स को डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू किया वो गलत है. वो कायदे से मेरा सर्टिफिकेट था और उसने आपसे गलत तरीके से डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू करवाया और वो कंपनी पे केस कर देते हैं मिस्टर वाई. तो इस केस के अंदर कंपनी जो है वो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में एंटर कर चुकी है मिस्टर एक्स के साथ. तो कंपनी को अगर कोई भी डैमेजेस पे करने पड़ते हैं मिस्टर वाई को तो वो मिस्टर एक्स से रिकवर कर सकती है. समझ में आई बात. अब देखिए, ऑल डैमेजेस लिखा हुआ है, आपको इसे लिख के कैसे आना है एग्जाम में. All damages which the indemnity holder is liable to pay against which indemnifier promised to indemnify. देखो, मेन कीवर्ड आपने ध्यान रखना है. अब आगे देखो, लाइन अपने आप बनाई है. which the indemnity holder is liable to pay. आप इसको और सिंपल कर सकते हो, is liable to pay. अगर आप इसे और सिंपल करना चाहो, can be recovered from indemnifier. ये लो, और आसान हो गया. तो देखिए, मैं आपको सिर्फ यहाँ डैमेजेस बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप डैमेजेस लिख के आ जाएंगे. सेंटेंस पूरा बना के आना है लॉ का. समझ में आई बात. उसके बाद जो भी कॉस्ट आती है, सपोज एक तो डैमेजेस हो गए, सपोज कंपनी ने लॉयर हायर किया, लीगल फीस पे करनी पड़ी कंपनी को, तो वो जो भी कॉस्ट आती है दैट कैन ऑल्सो बी रिकवर्ड फ्रॉम मिस्टर एक्स. सो ऑल लीगल कॉस्ट विच द इंडेमनिटी होल्डर पेड टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम इंडेमनीफायर. ठीक है. अब इसके अलावा अगर कोई सम पे करना पड़ा, देखिए डैमेजेस और ऑल सम्स में बहुत डिफरेंस होता है. जो आपने फर्स्ट एग्जांपल देखा था यहाँ पर कि ए ने प्रॉमिस किया बी को टू कंपनसेट इफ सी टेक्स लीगल एक्शन अगेंस्ट एडवांस ग्रांटेड बाय सी टू बी. तो सपोज सी ने 5,000 रुपये बी से लेने थे और उसके लिए लीगल एक्शन लिया और उसके अंदर सी ने बी से जो है 7,000 रुपये क्लेम किए. एक तो 5,000 रुपये जो उसने ओरिजिनली लेने थे प्लस 2,000 रुपये डैमेजेस, क्योंकि उसका जो वक्त बर्बाद हुआ उसके लिए. तो जो डैमेजेस वाला पॉइंट है वो तो आपका यहाँ से कवर अप हो गया, बट जो ओरिजिनल अमाउंट रिकवर करना था वो ये, ऑल सम विच ही मे पेड अंडर द टर्म्स ऑफ एनी कॉम्प्रोमाइज. तो इसको आप ऐसे लिख देंगे, ऑल सम्स विच द इंडेमनिटी होल्डर पेड अंडर एग्रीमेंट अगेंस्ट विच इंडेमनीफायर प्रॉमिस्ड टू कंपनसेट. तो 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है, डैमेजेस, कॉस्ट, ऑल सम which the indemnity holder paid under agreement against which indemnifier promised to compensate. समझ में आई बात. सिंपल सी वर्ड्स में ये 3 पॉइंट इस तरीके से आप लिख लीजिए और इसमें हाईलाइट कर दीजिए डैमेजेस को, लीगल कॉस्ट को और सम को. समझ में आया. चलिए बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की. क्या होता है, सपोज ए ने लोन लिया बी से. अब ए ने लोन लिया बी से और सी ने गारंटी दी ए की कि अगर ए लोन वापस नहीं करता है
तो C will repay the amount to B. Guarantee to B for loan taken by A, किसने दी? C ने किसको? B को. ठीक है, तो इस केस के अंदर C जिसने गारंटी दी है उसको हम बोलते हैं श्योरिटी, और जिसको गारंटी दी गई है दैट इज कॉल्ड एज क्रेडिटर, और जिसको फायदा मिला है दैट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल डेटर. तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में 3 पार्टीज होती हैं, श्योरिटी, प्रिंसिपल डेटर एंड क्रेडिटर. प्रिंसिपल डेटर जिसके अगेंस्ट गारंटी दी गई है, क्रेडिटर जिसको गारंटी दी गई है, श्योरिटी जिसने गारंटी दी है. ठीक है, इसको आप एक बार जो है सारा का सारा नोट डाउन करिए फास्ट. ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल 1, 2, 3, आप इसे एक बार रीड कर सकते हैं. ठीक है, नाउ इशू अराइजेस कि सी ने बी को गारंटी दी. अब सी ने अगर बी को गारंटी दी तो देखिए, फॉर एवरी कॉन्ट्रैक्ट देयर मस्ट बी अ कंसिडरेशन. सो व्हाट इज द कंसिडरेशन फॉर सी हेयर? सी गारंटी दे रहा है बी को, तो उसके बदले में सी को क्या मिल रहा है? व्हाट इज द कंसिडरेशन फॉर सी? Contract of guarantee, creditor and surety. What is the consideration for surety? That is the C. तो देखो, C के कहने पर ही B ने लोन दिया A को. क्या अगर C गारंटी ना देता तो क्या A को लोन मिल जाता? Obviously the answer is no, क्योंकि C ने गारंटी दी B को, इसलिए B ने A को लोन दिया. तो लॉ मेक्स इट वेरी क्लियर दैट लोन प्रोवाइडेड बाय क्रेडिटर टू प्रिंसिपल डेटर दैट इज A, लोन प्रोवाइडेड बाय B टू A अगेंस्ट द गारंटी ऑफ श्योरिटी दैट इज द C इज सफिशिएंट कंसिडरेशन फॉर गिविंग द गारंटी. मतलब लॉ ने ये बोला कि श्योरिटी के कहने पर ही, उसके गारंटी देने पर ही A को लोन मिला, और क्योंकि उसके कहने पर ही, उसकी जुबान की इतनी वैल्यू है, देखो उसकी गारंटी की इतनी वैल्यू है कि ए को लोन मिल गया, प्रिंसिपल डेटर को लोन मिल गया. सो लॉ ने कहा कि इट्स अ सफिशिएंट कंसिडरेशन फॉर गिविंग द गारंटी. कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द कंसिडरेशन फॉर श्योरिटी इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी. तो आपको लिखना है कि दैट लोन प्रोवाइडेड बाय क्रेडिटर टू प्रिंसिपल डेटर अगेंस्ट द गारंटी ऑफ श्योरिटी इज सफिशिएंट कंसिडरेशन फॉर गिविंग द गारंटी. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द कंसिडरेशन फॉर श्योरिटी. समझ में आई बात? तो इसको एक बार जो है आप नोट डाउन कर लीजिए, और जो एग्जांपल्स हैं उसको आप एक बार रीड कर लीजिए. चलिए बात करते हैं नेचर ऑफ श्योरिटीज लायबिलिटी. जो श्योरिटी की लायबिलिटी है उसका नेचर क्या है? तो सबसे पहले इट इज को एक्सटेंसिव विद दैट ऑफ प्रिंसिपल डेटर, मीन्स दैट द श्योरिटी इज लायबल टू पे फॉर व्हाट द प्रिंसिपल डेटर इज लायबल. लेट अस टेक द वेरी सिंपल एग्जांपल. सपोज ए ने एक बिल एक्सेप्ट किया हुआ है बी का, बिल ऑफ एक्सचेंज, और ए जो है डिफॉल्ट कर देता है. बिल ऑफ एक्सचेंज था 5,000 का, तो बी क्या करता है? नोटिंग चार्जेस पे करता है, उस पर 100 रुपये प्लस बिल है 5,000 का, टोटल कितने हो गए? 5100. तो हेयर बी कैन रिकवर फ्रॉम सी दैट इज द श्योरिटी हाउ मच अमाउंट? 5100. क्यों? क्योंकि बी ए से जितना रिकवर करने के लिए एंटाइटल है, सेम अमाउंट ही कैन रिकवर फ्रॉम श्योरिटी. Co-extensive with that of principal debtor means that the surety is liable for what principal debtor is liable. समझ में आई बात? Sure. Co-extensive मतलब यहाँ पे क्या है? Same as. इसके बाद second point, as soon as principal debtor defaults the liability of the surety begins. जैसे ही principal debtor default करता है, surety की liability arise हो जाती है. surety ये नहीं कह सकता क्रेडिटर को कि पहले आप ए पे केस करो, उससे रिकवर करने की कोशिश करो, अगर वो नहीं देता है तो मेरे पास आना. ऐसा नहीं. एज सून एज ही विल डिफॉल्ट, द प्रिंसिपल डेटर विल डिफॉल्ट, द लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी विल अराइज. देखिए जितना मैंने आपको हाईलाइट करके दिया है सिर्फ उतना करना है. थर्ड पॉइंट, डेटर कैन नॉट बी हेल्ड लायबल ऑन अकाउंट ऑफ एनी डिफेक्ट इन द डॉक्यूमेंट, द लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी ऑल्सो सीजेस. इन द सेंस, सपोज एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, ए और बी
सी ने ए की गारंटी दी हुई थी बी को 10,000 रुपए की, बट कुछ डॉक्यूमेंट्स में डिफेक्ट निकलता है जिसकी वजह से ये प्रूफ हो जाता है कि ए ने कभी बी से एडवांस लिया ही नहीं था। कुछ डॉक्यूमेंट्स में डिफेक्ट है, साइन मिसमैच करते हैं, एग्रीमेंट ठीक नहीं है, कुछ भी। तो अगर ए जो है वो फ्री हो गया बिकॉज ऑफ डिफेक्ट इन डॉक्यूमेंट, तो सी भी बाय डिफॉल्ट जो है फ्री हो जाता है। अ डेटर कैन नॉट बी हेल्ड लायबल ऑन अकाउंट ऑफ एनी डिफेक्ट इन द डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट मतलब यहाँ पे क्या है, एग्रीमेंट, ठीक है। द लायबिलिटी ऑफ द श्योरिटी ऑल्सो सीजेस, वही खत्म हो जाएगी। फोर्थ, द क्रेडिटर में चूज टू प्रोसीड अगेंस्ट अ श्योरिटी फर्स्ट अनलेस देयर इज एन एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्रेरी। मतलब सपोज ए ने डिफॉल्ट किया, मैंने अभी आपको ये बात बताई है, ए ने डिफॉल्ट किया, तो बी ने क्या किया, श्योरिटी को अप्रोच किया और सीधे सी पे ही लीगल केस कर दिया फॉर द रिकवरी ऑफ मनी। तो हेयर सी कैन नॉट टेक द प्ली कि पहले आप ए पे केस करो फिर मेरे पे केस करना। नो, क्रेडिटर में चूज टू प्रोसीड अगेंस्ट अ श्योरिटी फर्स्ट। हाँ, अगर कुछ एग्रीमेंट में ही लिखा हुआ है कि फॉर द पर्पस ऑफ रिकवरी फर्स्टली क्रेडिटर विल start the legal proceedings against A, and if legal proceedings are not successful only then he can approach the C, तो बात अलग है अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है। अदरवाइज लॉ तो ये कहता है कि अगर प्रिंसिपल डेटर ने डिफॉल्ट कर दिया तो क्रेडिटर पे सीधा राइट है कि वो प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकता है श्योरिटी में। तो ये 4 पॉइंट्स जो आपको मैं मार्क भी कर दे रहा हूँ, इतने आप नोट डाउन कर लीजिए। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज द नेचर ऑफ श्योरिटीज लायबिलिटी, तो ये 4 पॉइंट ऐसे ही आपको लिख के आने। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाता है एसेंशियल्स ऑफ वैलिड गारंटी, तो इसमें मेन चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो कंसेंट है श्योरिटी की, इट शुड नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय वे ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन और कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट। इट कैन बी ओरल और रिटन। किसी मिसरिप्रेजेंटेशन से या कोई चीज छुपा करके हमने गलत तरीके से श्योरिटी से कंसेंट ना ली हो, ओरल भी हो सकती है, रिटर्न भी हो सकती है गारंटी। और थर्ड पॉइंट जो भी आपने ऑलरेडी पढ़ा, क्रेडिटर कैन स्टार्ट प्रोसीडिंग्स डायरेक्टली अगेंस्ट श्योरिटी विदाउट प्रोसीडिंग अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर फर्स्ट। तो बहुत सिंपल चीजें हैं। इसके बाद डिफरेंस है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी गारंटी में एग्जाम में 5 to 6 मार्क्स का आ जाता है, और ये मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप खुद करें क्योंकि आपको दोनों के बारे में चीजें पता लग चुकी हैं कि इंडेमनिटी क्या है और गारंटी क्या है, ठीक है। इसके बाद देयर इज अ टर्म कंटिन्यूइंग गारंटी। कंटिन्यूइंग गारंटी क्या होता है, विच एक्सटेंड्स फॉर अ सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस। यही आपको ध्यान रखना है, सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस। जैसे बड़े ध्यान से देखिए, एक छोटे से एग्जांपल से उसने समझाया, ए इन कंसिडरेशन दैट बी विल एम्प्लॉय सी। बी जो है सी को जॉब देगा, ठीक है। मतलब बी जो है वो एक तरह से जॉब देगा किसको, सी को। इन कलेक्टिंग द रेंट ऑफ बीज जमींदारी promises B to be responsible to the amount of 5,000 rupees। और A ने गारंटी दी किसको, B को, कितने रुपए की, 5,000 रुपए की, कि C अगर कोई घपला करता है तो 5,000 रुपए तक की मेरी जिम्मेदारी है फॉर ड्यू कलेक्शन एंड पेमेंट बाय C ऑफ दोस रेंट्स। तो दिस इज अ केस ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी की देखो, ए ने बी को क्या बोला कि मैं आपको 5,000 रुपए की गारंटी देता हूं, आप सी को जॉब दे दो रेंट कलेक्ट करने की। सी से कोई भी गड़बड़ी होती है, वो नहीं कर पाता या कुछ भी होता है, तो 5,000 रुपए तक की मैं गारंटी आपको देता हूं। तो सी बार बार जाएगा, रेंट कलेक्ट करेगा, नंबर ऑफ लोगों से हर महीने करेगा, और ए की जो गारंटी है वो बनी रहेगी, लेकिन कहां तक लिमिट रहेगी, सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपए। तो कंटिन्यूइंग गारंटी होता है फॉर अ सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन जो एक लंबे समय तक चलती है। समझ में आई बात? फटाफट नोट करिए फास्ट। डिस्चार्ज ऑफ ए श्योरिटी, कब श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाता है, तो 3 केसेस हैं, आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले रिवोकेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। व्हाट इज दिस रिवोकेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी? बड़े ध्यान से इस चीज को समझिएगा। सपोज मिस्टर सी ने ए की गारंटी दे रखी थी टू बी, बी यहां पे क्रेडिटर है और ए जो है वो श्योरिटी।
उसने गारंटी दे रखी थी सी ने कि आप ए को माल सप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं है, अगर ए डिफॉल्ट करता है तो आई विल पे, ठीक है। उसने बोला था गुड सप्लाई करो। अब सी ने क्या किया, नोटिस दे दिया। नोटिस दिया ऑन 1 अगस्त कि फ्रॉम टुडे नाउ ऑनवर्ड्स आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट्स टू बी कलेक्टेड बाय बी फ्रॉम ए। बड़े ध्यान से देखिएगा, अब सी ने तो नोटिस दे दिया 1 अगस्त को कि मैं अब ए की गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन दिस विल बी फॉर ओनली फ्यूचर ट्रांजैक्शंस, इन द सेंस कि सपोज बी ने ए को गुड सप्लाई किए थे कुछ ऑन 15 जुलाई ऑफ ₹1 लाख, फिर 5 अगस्त को सप्लाई किए ऑफ 50,000। तो इस 1 लाख रुपए के लिए जो है सी विल रिमेन लायबल, क्योंकि नोटिस उसने 1 अगस्त को दिया है और जो नोटिस दिया होता है उस फ्यूचर ट्रांजैक्शंस के लिए होता है, नॉट फॉर द ट्रांजैक्शंस दैट हैव बीन ऑलरेडी एंटर्ड इनटू। 5 अगस्त को वो जो 50,000 रुपए के गुड्स सप्लाई किए हैं बी ने ए को, उसके लिए सी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने 1 अगस्त को नोटिस दे दिया था। तो मे एट एनी टाइम बी रिवोक्ड बाय द श्योरिटी एज टू फ्यूचर ट्रांजैक्शंस बट नॉट फॉर द ट्रांजैक्शंस ऑलरेडी एंटर्ड इनटू। समझ में आई बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम्पल इग्नोर करिए, ये नोट करिएगा, ठीक है। इसके बाद रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी बाय श्योरिटीज डेथ। बड़े ध्यान से समझिए, श्योरिटी की अगर डेथ हो जाती है तो फॉर फ्यूचर ट्रांजैक्शंस फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ जो है गारंटी रिवोक हो जाती है। क्यों? क्योंकि श्योरिटी की डेथ हो गई। इवन इफ क्रेडिटर हैड नो नॉलेज ऑफ श्योरिटीज डेथ, अगर श्योरिटी की डेथ की नॉलेज क्रेडिटर को नहीं भी है तब भी फॉर फ्यूचर ट्रांजैक्शन जो है गारंटी इन्वोक हो जाती है। हाँ, फॉर ट्रांजैक्शंस दैट had been already entered into, for that obviously the state of deceased surety is however liable for those transactions which had already taken place during the lifetime of the deceased. In short, इसी एग्जाम्पल को अगर हम लें तो सपोज 1 अगस्त को श्योरिटी की डेथ हो जाती है, तो उस केस के अंदर जो श्योरिटी की स्टेट है, प्रॉपर्टी है, उससे 15 जुलाई वाला अमाउंट तो रिकवर किया जा सकता है, लेकिन 5 अगस्त को जो ट्रांजैक्शन हुई है बी और ए के बीच में वो रिकवर नहीं किया जा सकता, चाहे क्रेडिटर को श्योरिटी की डेथ की नॉलेज है या नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए, जितना आपको बताया जा रहा है इसमें आप ये नोट डाउन करेंगे, फॉर फ्यूचर ट्रांजैक्शन फ्रॉम डेट ऑफ डेथ इवन इफ क्रेडिटर हैड नो नॉलेज ऑफ श्योरिटीज डेथ, और यहाँ से लेके यहाँ तक नोट डाउन करेंगे। समझ में आई बात? श्योर, सिर्फ इतना आपको नोट डाउन करना है। चलिए अब डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी का सेकेंड पॉइंट देखते हैं, बाय कंडक्ट ऑफ द क्रेडिटर। तो इसमें सबसे पहली चीज है बाय वेरिएंस इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच में जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो कुछ चेंज होती हैं विदाउट श्योरिटीज कंसेंट, तो ऑटोमेटिकली जो श्योरिटी है वो डिस्चार्ज हो जाता है। इट वुड डिस्चार्ज द श्योरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन टेकिंग प्लेस सब्सिक्वेंट टू सच वेरिएंस फॉर फ्यूचर ट्रांजैक्शंस ओनली। लेट अस रीड दिस एग्जांपल। A becomes surety to C for B's conduct as a manager in C's bank. C का बैंक है, उसके अंदर जो B है उसको मैनेजर रखा गया और A ने जो है गारंटी दी किसको? C को, कि B कोई घपला नहीं करेगा। Afterwards B and C कॉन्ट्रैक्ट विदाउट A's कॉन्सेंट। उसके बाद क्या होता है, B और C आपस में ही कुछ टर्म्स एंड कंडीशन चेंज कर लेते हैं बिना A के ज्ञान के। दैट बी सैलरी शैल बी रेज्ड, की सी जो है वो बी की सैलरी इंक्रीज कर देगा एंड ही शैल बिकम लायबल फॉर 1/4 ऑफ द लॉसेस एंड ओवरड्राफ्ट। बट उस केस में जो बी है, जितने भी बैंक के ओवरड्राफ्ट जाएंगे उसके अंदर जो भी लॉस होगा उसमें बी 1/4 के लिए लायबल होगा। ये सी और बी ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ए को पता ही नहीं। बी अलाउज अ कस्टमर टू ओवरड्रॉ एंड द बैंक लॉसेज अ सम ऑफ मनी।
और बी ने एक ओवरड्राफ्ट अलाउ किया किसी कस्टमर को, उसकी वजह से बैंक को नुकसान हुआ. ए इज डिस्चार्ज फ्रॉम द श्योरिटी शिप बाय द वेरिएंस मेड विदाउट हिज कंसेंट एंड इज नॉट लायबल टू मेक गुड द लॉस. और जो भी सी को लॉस हुआ है उसके लिए ए जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया वो बी की कंसेंट के बिना किया गया. समझ में आई बात. ये सारे एग्जाम्पल से आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं एक बार, बाकी जरूरत नहीं है, एक आधा एग्जाम्पल कर लेंगे बहुत है. ठीक है. सेकेंड पॉइंट इसके बाद आता है, इफ प्रिंसिपल डेटर इज डिस्चार्ज बाय एनी एक्ट ऑफ द क्रेडिटर श्योरिटी इज ऑल्सो डिस्चार्ज. इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल देखें यहाँ पर. ये एग्जाम्पल क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट विद बी फॉर अ फिक्स प्राइस टू बिल्ड अ हाउस फॉर बी. ए और बी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि ए जो है बी के लिए घर बनाएगा विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम, बी सप्लाइंग द नेसेसिटी टिम्बर. मतलब बी जो है लकड़ी सप्लाई करेगा ए को और ए जो है उससे घर बनाएगा. और इस चीज की गारंटी की ए घर बना पाएगा वो सी ने दी थी. सी गारंटी से इज परफॉर्मेंस. अब बी जो है वो लकड़ी नहीं प्रोवाइड करता है ए को, तो ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट बी और ए के बीच में कैंसिल हो गया. तो ऑब्वियसली अगर ए डिस्चार्ज हो गया तो सी भी डिस्चार्ज हो गया. बी ओमिट्स टू सप्लाई द टिम्बर, सी इज डिस्चार्ज फ्रॉम द श्योरिटी शिप. तो वही चीज जो यहां लिखी थी, इफ प्रिंसिपल डेटर इज डिस्चार्ज बाय एनी एक्ट ऑफ क्रेडिटर श्योरिटी इज ऑल्सो डिस्चार्ज. समझ में आई बात. देखिए जितना आपको बताया जा रहा है उतना आप करिए. इसमें आप ये पूरा लिखेंगे, इसके बाद सेकंड पॉइंट में सिर्फ आपको इतना लिखना है, ये नहीं करना, एग्जाम्पल लिखेंगे. ठीक है. पॉइंट नंबर सी और डी को समझने के लिए नीचे आ जाइए. क्रेडिटर जो है अगर कुछ एक्सटेंडेड टाइम देता है प्रिंसिपल डेटर को, कुछ प्रिंसिपल डेटर ने पेमेंट करनी है क्रेडिटर को और उसके लिए क्रेडिटर ने एक्सटेंशन दे दी, एक्स्ट्रा टाइम दे दिया कि ठीक है 4 महीने की जगह 6 महीने में करना है या 8 महीने में करना. तो हम ये देखेंगे कि जो क्रेडिटर ने एडिशनल टाइम दिया है प्रिंसिपल डेटर को, क्या एट द रिक्वेस्ट ऑफ थर्ड पार्टी दिया है. थर्ड पार्टी मतलब कि ना श्योरिटी की सजेशन पे ना प्रिंसिपल डेटर की रिक्वेस्ट पे, कोई थर्ड पार्टी है उसके कहने पे क्रेडिटर ने एक्सटेंडेड टाइम दे दिया प्रिंसिपल डेटर को, तो फिर श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होता. लेकिन अगर ऑन रिक्वेस्ट ऑफ प्रिंसिपल डेटर क्रेडिटर ने एडिशनल टाइम दिया है, तो हमें यह देखना है कि बेसिकली जो कंसेंट है श्योरिटी की, क्या वो ऑब्टेन्ड की गई या कंसेंट ऑफ श्योरिटी ऑब्टेन नहीं की गई. तो अगर श्योरिटी की कंसेंट ली गई थी तो श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगा, बट अगर श्योरिटी की कंसेंट नहीं ली गई थी तो श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा. सिंपल वर्ड्स में एक एग्जांपल से समझते हैं. ए बी सी. ए ने बी को 10,000 रुपये देने हैं और सी ने उसकी गारंटी दे रखी है. ठीक है. अब बी ने क्या किया, 3 महीने का टाइम था, उसको बढ़ा करके 6 महीने कर दिया कि चल कुछ नहीं होता तो 6 महीने में पैसे दे दिए. और ये उसने किया डी की रिक्वेस्ट पे. डी यहां पर कोई थर्ड पार्टी जिसका कोई कॉन्ट्रैक्ट से लेना देना नहीं है, तो अगर ऑन रिक्वेस्ट ऑफ थर्ड पार्टी किया तो श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होता. लेकिन सपोज ए ने रिक्वेस्ट की थी बी से कि बाबूजी 3 महीने में पैसे नहीं दे पाऊंगा, 6 महीने का टाइम दे दो. तो उस केस में हमें देखना है क्या श्योरिटी की कंसेंट बी ने ली. अगर ली तो श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होता. अगर श्योरिटी की कंसेंट नहीं ली थी तो श्योरिटी जो है वो डिस्चार्ज हो जाता है. थोड़ा आपको बड़ा अजीब सा लग सकता है यहाँ पे कि यार थर्ड पार्टी के उसमें डिस्चार्ज नहीं हो रहा. तो ये लॉ है, इसमें ना आप कुछ कर सकते हैं ना मैं बस सिंप्लीफाई कर सकता था पॉइंट सी और डी को जो मैंने आपके लिए किया. ठीक है. तो आप यहाँ से ना करके इस टेबल को करेंगे तो आपको पॉइंट सी और डी क्लियर हो जाएगा. ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है क्रेडिटर्स फॉरबियरेंस टू स्यू डज नॉट डिस्चार्ज श्योरिटी. सपोज क्रेडिटर भूल जाता है कि भैया उसने पैसे लेने थे डेटर से और वो केस नहीं करता, भूल जाता है, तो मेयर फॉरबियरेंस ऑन द पार्ट ऑफ क्रेडिटर टू स्यू द प्रिंसिपल डेटर और डज नॉट डिस्चार्ज द श्योरिटी. समझ में बात. एग्जाम्पल देखिए. बी ओज टू सी अ डेट गारंटीड बाय ए. द डेट बिकम्स पेबल. सी डज नॉट स्यू बी फॉर अ ईयर. 1 साल तक जो सी है बी पे केस नहीं करता. आफ्टर द डेट हैज बिकम पेबल. ए इज नॉट डिस्चार्ज फ्रॉम हिज श्योरिटी शिप. ए जो है वो डिस्चार्ज नहीं हुआ. हाँ, लिमिटेशन एक्ट आ जाता है, 3 साल का टाइम एक्सपायर हो जाता है, टाइम बार्ड हो जाता है, तो बात अलग है. समझ में. इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट,
डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय क्रेडिटर्स एक्ट और ओमिशन इम्पेयरिंग श्योरिटीज इवेंचुअल रेमेडी, ये क्या है? क्रेडिटर डज एनी एक्ट विच इज इनकंसिस्टेंट विद द राइट्स ऑफ श्योरिटी और ओमिट्स टू डू एनी एक्ट, श्योरिटी इज डिस्चार्ज। ये क्या है? बड़े ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा और सिंपल है। बी कॉन्ट्रैक्ट टू बिल्ड अ शिप फॉर सी, बी कॉन्ट्रैक्ट करता है कि वो सी के लिए शिप बनाएगा फॉर अ गिवन सम टू बी पेड बाय इंस्टॉलमेंट्स एज द वर्क रीचेस सर्टेन स्टेजेस, मतलब जैसे जैसे काम होता जाएगा सी बी को पेमेंट करेगा। ए बिकम श्योरिटी और टू सी, और ए जो है वो गारंटी दे देता है सी को कि हाँ बी काम कर लेगा फॉर बीज ड्यू परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। सी विदाउट द नॉलेज ऑफ ए, सी ने क्या किया? देखो गारंटी किस बात की दी गई है? ए ने गारंटी दी है कि जैसे जैसे बी काम करेगा वैसे वैसे आप जो है पेमेंट करते रहना बी को। बट सी क्या करता है? विदाउट द नॉलेज ऑफ ए प्रीपेज टू बी द लास्ट टू इंस्टॉलमेंट, ए की नॉलेज के बिना ही, ए को बिना बताए सी जो है 2 इंस्टॉलमेंट एडवांस में दे देता है बी को, जबकि ए ने क्या कहा था? जैसे जैसे काम हो वैसे देना। तो यहां पर क्रेडिटर डज एनी एक्ट विच इज इनकंसिस्टेंट विद द राइट्स ऑफ श्योरिटी, ठीक है, तो ए इज डिस्चार्ज बाय द प्रीपेमेंट। क्लियर? ये आप रीड कर लेंगे। तो यहां पर आपने मेरे साथ पढ़ा कि बाय कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर में पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, ये 2 पॉइंट आपने यहाँ करे, 3rd एंड 4th, उसके बाद 5th और उसके बाद 6th, ठीक है। तो ये था बाय द कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर कैसे श्योरिटी जो है वो डिस्चार्ज होता है। आई होप जिस एक्सपेक्टेशन के साथ आपने इस वीडियो को देखना शुरू किया था वो एक्सपेक्टेशन आपकी पूरी हो रही है, और जो भी कॉन्सेप्ट्स आप क्लियर करना चाहते थे, जिस टॉपिक में आप कमांड चाहते थे अपने रिस्पेक्टिव एग्जाम के लिए, वो आप इस वीडियो के थ्रू फुलफिल कर पा रहे हैं। यहाँ मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि हमारे सभी पेड कोर्सेज जो हैं वो आपके रिस्पेक्टिव एग्जाम्स के अवेलेबल हैं ऑन द वेबसाइट eScholars.in, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया गया है। आई विल जस्ट रिक्वेस्ट यू कि आप सोचिए कि फ्री कॉन्टेंट में अगर इतना दम है तो पेड कॉन्टेंट में हमने क्या क्या चीज़ें आपको दे रखी होंगी। एक बार आप जाके हमारी वेबसाइट ज़रूर विजिट करें eScholars.in, और आप विश्वास मानिए नर्सरी के स्कूल से भी कम फीस पर हमने आपको वीडियो लेक्चर्स जो है आपके एग्जाम के लिए प्रोवाइड करवा रखे हैं, एंड मच ऑफ प्रीमियम क्वालिटी। थैंक यू सो मच। चलिए, अब डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय द इनवैलिडेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तो अगर गारंटी ऑब्टेन करी है मिसरिप्रेजेंटेशन से या कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट से, तो जो गारंटी है वो इनवैलिड हो जाती है। ये हमने पहले भी देख लिया था। 3rd पॉइंट है, नया देखिए, गारंटी ऑन कॉन्ट्रैक्ट दैट क्रेडिटर शैल नॉट एक्ट इट अंटिल को श्योरिटी जॉइंट्स, मतलब ए बी को गारंटी देनी है सी ने, लेकिन सी ने साफ बोल दिया कि भैया मेरे को एक साथ में को श्योरिटी भी चाहिए, मतलब मैं अकेले जो है गारंटी नहीं दूंगा, समवन एल्स इज रिक्वायर्ड। तो इस केस के अंदर अगर बी कोई और को श्योरिटी ए से नहीं लेता है, तो उस केस के अंदर अगर सिर्फ सी गारंटी देता है तो वो वॉइड होगी। ध्यान से पढ़िए, वेयर अ पर्सन गिव्स अ गारंटी, सी गारंटी दे रहा है, अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट अ क्रेडिटर शैल नॉट एक्ट अपॉन इट अंटिल अनदर पर्सन हैज जॉइंड इट एज को श्योरिटी। उसने सी ने साफ बोल दिया कि जब तक कोई और को श्योरिटी नहीं होगा मेरे पे आप केस नहीं कर सकते। द गारंटी इज नॉट वैलिड इफ दैट अदर पर्सन डज नॉट ज्वाइन, गारंटी वैलिड नहीं होगी अगर अदर पर्सन ज्वाइन नहीं करता। तो ये इसी के साथ इसके तीनों केसेस आपके ओवर होते हैं। चलिए बात करते हैं राइट्स ऑफ ए श्योरिटी की। राइट्स अगेंस्ट द क्रेडिटर क्या है, राइट्स अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर क्या है, राइट्स अगेंस्ट को श्योरिटीज क्या है। अगेन अ गुड टॉपिक, 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन इस पे आ सकता है। तो देखिए, सबसे पहले राइट्स अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर, श्योरिटी के क्या राइट्स हैं अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर। तो सबसे पहला है राइट ऑफ सब्रोगेशन। सब्रोगेशन क्या होता है? सपोज प्रिंसिपल डेटर ने डिफॉल्ट किया और प्रिंसिपल डेटर के डिफॉल्ट की वजह से जो श्योरिटी है उसने लायबिलिटी डिस्चार्ज की। तो श्योरिटी अपॉन डिस्चार्ज ऑफ क्रेडिटर्स लायबिलिटी, ए बी, ए ने कोई लोन लिया था बी से, ए ने कर दिया डिफॉल्ट, ठीक है, और सी ने जो है वो रीपे कर दिया बी को। तो श्योरिटी अपॉन डिस्चार्ज ऑफ क्रेडिटर्स लायबिलिटी, यहाँ पे ये क्रेडिटर है बी और सी कौन है? श्योरिटी। तो उसने रीपे कर दिया, उसको डिस्चार्ज कर दिया।
सब्रोगेशन का मतलब होता है स्टेप इनटू द शूज ऑफ क्रेडिटर। मतलब समझे इसका, बड़े ध्यान से समझना, इसे सिंपल वर्ड्स में नहीं लिखा जानबूझ के, क्योंकि टेक्निकल वर्ड समझना पड़ेगा आपको। अगर श्योरिटी क्रेडिटर को डिस्चार्ज कर देता है तो जो राइट्स बी के पास थे एज अगेंस्ट ए, वो सारे राइट्स अब सी पर आ जाते हैं। सी विल स्टेप इनटू द शूज ऑफ बी। सी का जो पांव है बी के जूतों में आ जाएगा। अगर आप ध्यान से इसकी हिंदी निकालें, स्टेप इनटू द शूज ऑफ क्रेडिटर, जब भी ये वर्ड यूज किया जाता है स्टेप इनटू द शूज, इसका मतलब क्या होता है? स्टेप इनटू द शूज का मतलब होता है कि जो आपकी पोजीशन थी अब वो मेरी पोजीशन हो चुकी है। अगर श्योरिटी ने क्रेडिटर को डिस्चार्ज किया तो देखिए, क्रेडिटर लीगली क्लेम कर सकता है अमाउंट ए से, लीगली केस करके। अब क्योंकि सी ने रीपे कर दिया बी को, तो वो लीगल केस करने का राइट जो है किसके पास आ जाता है? सी के पास आ जाता है। तो राइट ऑफ सब्रोगेशन का मतलब ही यही होता है कि एक बार अगर क्रेडिटर डिस्चार्ज हो गया बाय द श्योरिटी, तो जो जो राइट्स क्रेडिटर के पास थे वो सारे के सारे जो हैं अब श्योरिटी के पास आ जाएंगे। इट मीन्स ऑल राइट्स ऑफ क्रेडिटर्स विल नाउ बी ऑफ श्योरिटी। समझ में आई बात? सेकेंड, इम्प्लाइड प्रॉमिस टू इंडेमनिफाई श्योरिटी। मतलब अब वही एग्जांपल, ए बी सी, सी ने रीपे कर दिया, तो सी ने रीपे कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि ए को रिलैक्स मिल गया। नाउ इट्स द ड्यूटी ऑफ ए टू इंडेमनिफाई सी। ये ए की ड्यूटी है कि सी को जो भी नुकसान हुआ जो उसने बी को पे किया, वो कौन इंडेमनिफाई करेगा? वो ए जो है इंडेमनिफाई करेगा सी को। वो अमाउंट ए को जो है सी को पे करना पड़ेगा। The surety is entitled to recover from the principal debtor whatever sum he has rightfully paid under the guarantee, but no sum which he has paid wrongfully. Wrongfully कोई अमाउंट पे किया तो वो नहीं, बट हाँ जितना भी rightfully अमाउंट है वो उससे रिकवर कर सकता है। ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इसके लिए पढ़िए इसे। ए गारंटी टू सी, ए ने गारंटी दी सी को टू द एक्सटेंट ऑफ 2 लाख रुपीज की। पेमेंट फॉर राइस टू बी सप्लाइड बाय सी टू बी। मतलब ए ने गारंटी दी, किसको दी? सी को, कि बी को आप चावल सप्लाई करो, मैं 2 लाख रुपए की जो है आपको गारंटी देता हूं। सी सप्लाइज टू बी टू राइस ऑफ लेस अमाउंट देन 2 लाख रुपीज। इसने इसको राइस सप्लाई करे बट 2 लाख रुपए से कम के सप्लाई करे, बट ऑब्टेन्स फ्रॉम ए पेमेंट ऑफ द सम ऑफ रुपीज 2 लाख। बट ए ने सी को 2 लाख रुपए की पेमेंट कर दी ऑन डिफॉल्ट। अब क्योंकि बी को चावल 2 लाख रुपए से कम के मिले और ए कह रहा है कि मैंने तो 2 लाख की पेमेंट कर दी, तो यहां पर ये नहीं है कि ए जो है वो 2 लाख रुपए रिकवर कर लेगा, ऐसा नहीं है। बट ऑब्टेन्स फ्रॉम ए पेमेंट ऑफ सम ऑफ रुपीज 2 लाख इन रिस्पेक्ट ऑफ द राइस सप्लाई। ए कैन नॉट रिकवर फ्रॉम बी मोर देन द प्राइस ऑफ द राइस एक्चुअली सप्लाइड। जितने के एक्चुअल सप्लाई में सिर्फ उतना वो रिकवर कर सकता है, उससे ज्यादा रिकवर नहीं कर सकता। समझ में आई बात? श्योर। तो एक सिंपल से एग्जांपल से आपने इसको समझा कि एग्जैक्टली है क्या। बहुत सिंपल चीज है। सबसे पहला राइट ऑफ सब्रोगेशन। सब्रोगेशन के अंदर जो श्योरिटी है दैट विल स्टेप इनटू द शूज ऑफ क्रेडिटर। सेकंड है इम्प्लाइड प्रॉमिस टू इंडेमनिफाई श्योरिटी। थर्ड है, अच्छा ये तो इसके हो गए। उसके बाद सेकंड जो आपने यहाँ पे देखा था, ये तो अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर था। अब अगेंस्ट द क्रेडिटर। तो अगेंस्ट द क्रेडिटर श्योरिटी के पास क्या राइट है? बड़ा सिंपल सा, जो भी क्रेडिटर के पास सिक्योरिटी पड़ी है डेटर की, वो अब सारी की सारी श्योरिटी की हो जाएगी। सपोज ए ने लोन लिया था बी से और सिक्योरिटी रखी थी 1 kg गोल्ड। तो अगर सी ने बी को रीपे किया है और सी ने गारंटी दी थी, तो इस केस के अंदर जो 1 kg गोल्ड है बी सी को देगा। समझ में आई बात? अब इस सिक्योरिटी के बारे में श्योरिटी को पता है या नहीं पता, इट डजंट मैटर। Whether surety is aware or not about such securities, it's the surety's right to benefit of creditors' securities. ध्यान से देखिए,
इफ क्रेडिटर विदाउट द कंसेंट ऑफ श्योरिटी रिटर्न्स सच सिक्योरिटी टू प्रिंसिपल डेटर, क्रेडिटर क्या करता है, ये 1 kg गोल्ड सी ने पेमेंट कर दी बी को, तो वो तो उठा के गोल्ड ए को दे देता है। तो अगर क्रेडिटर ने विदाउट द कंसेंट ऑफ श्योरिटी रिटर्न कर दिया सिक्योरिटी को प्रिंसिपल डेटर को, श्योरिटी इज डिस्चार्ज टू द एक्सटेंट सिक्योरिटी इज रिटर्न्ड बाय क्रेडिटर। जितनी सिक्योरिटी क्रेडिटर ने प्रिंसिपल को रिटर्न कर दी विदाउट द कंसेंट ऑफ श्योरिटी, उतने अमाउंट तक जो है श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा। समझ में आई बात? श्योर। तो इसके अंदर ये लाइन भी जोड़ लीजिएगा, श्योरिटी हैज द राइट टू गेट सिक्योरिटीज प्रोवाइडेड बाय डेटर टू क्रेडिटर। ठीक है, इसके बाद एग्जांपल्स है, इसको रीड करना है। इसके बाद थर्ड है राइट अगेंस्ट को श्योरिटीज। अभी आपने पढ़ा कौन से राइट हैं, श्योरिटी के प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट, फिर क्रेडिटर के अगेंस्ट। अब हम बात करेंगे को श्योरिटी के अगेंस्ट। तो देखिए, को श्योरिटीज आर लायबल टू कंट्रीब्यूट इक्वली। सपोज 1 लाख का डिफॉल्ट है, 2 को श्योरिटी, तो 50,000 के लिए लायबल है इन द अब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट। अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है, एग्रीमेंट है, कुछ रेशो लिखी हुई है, कुछ अमाउंट लिखा हुआ है, तो फिर उस हिसाब से अप टू द मैक्सिमम लिमिट फिक्स्ड बाय द श्योरिटी टू हिज लायबिलिटी। सपोज 2 श्योरिटी हैं ए और बी। ए ने बोला भैया मैं तो 1 लाख रुपए तक की जिम्मेदारी लूंगा, बी ने बोला मैं अनलिमिटेड लूंगा। अब सपोज डिफॉल्ट हुआ 5 लाख रुपए का, तो कायदे से 2.5 लाख आते हैं दोनों के हिस्से ए और बी के। बट ए ने कहा था मैं 1 लाख की जिम्मेदारी लूंगा, तो ए की लायबिलिटी सिर्फ 1 लाख रुपए की रहेगी और बाकी जो 4 लाख रुपए हैं वो बी को देने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ए ने अपनी मैक्सिमम लिमिट फिक्स कर दी थी। समझ में आई बात? और देखिए, को श्योरिटीज को एक दूसरे की लायबिलिटी के बारे में पता है नहीं पता, इट डजंट मैटर। अगर कुछ कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है तो इक्वली लायबल रहेंगे, कुछ मैक्सिमम लिमिट फिक्स है तो उस मैक्सिमम लिमिट तक। हाँ, और कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और लिखा हुआ है तो बात अलग है। तो ये है राइट अगेंस्ट द को श्योरिटीज। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, वो पढ़ लीजिए आप। एग्जाम्पल्स इसमें ज़्यादा दिए हैं, बहुत अननेसेसरी। तो मेन जो है आपका ये चैप्टर इसी के साथ पूरा का पूरा ओवर होता है।